नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भारी मतदान, जयललिता, करुणानिधि, ओबंचानी समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। 19 मई को 5 राज्यों के आएंगे नतीजे। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश। नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में कानून का राज। एलजेपी ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। नीट पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा केंद्र। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में राज्यों ने जताई चिंता। अरुण जेटली ने कहा, कार्यपालिका के काम में दखल न दे न्यायपालिका। तेलंगाना में गर्मी और लू से अब तक 300 से ज्यादा की मौत। नालगोंडा में 90 और महबूबनगर में 40 ने तोड़ा दम। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बुरा हाल। काठमांडू में मधेसी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। सीमा पर फिर से नाकेबंदी की चेतावनी। प्रदर्शन में 7 राजनीतिक दलों के अलावा 22 संगठन शामिल। और आइए देखते हैं पहली खबर। नेपाल में दूसरे दिन भी मधेसियों ने प्रदर्शन जारी रखा है। राजधानी काठमांडू में आज प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ झड़पें हुई। नए संविधान का विरोध कर रहे मधेसियों ने मांगे न माने जाने तक सीमा पर नाकेबंदी की धमकी दी है। इस प्रदर्शन में 7 राजनीतिक दलों के अलावा 22 संगठन शामिल हैं। नेपाल में संविधान संशोधन की मांग को लेकर मधेसी फिर सड़कों पर हैं। इस बार प्रदर्शन का केंद्र राजधानी काठमांडू है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जगह जगह सड़कें जाम कर दी। संसद और दूसरी सरकारी इमारतों के बाहर बने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। कई जगह आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वो गाडी रोक दिएछ, अब बहाना बनाएर भन्नुस् न, यो त गर्नु पर्दैन नि। हामी लडाई गर्न आएको छैन नि, हामी त अधिकार माग्न आएको छौँ नि, हैन। तर यो संविधान वास्तवमा भन्यो भने प्रतिगमनकारी छ, नस्लवादी चिन्तनमा आधारित छ, जसको विरुद्धको यो जनताको विद्रोह हो। मधेसियों का विरोध नए संविधान को लेकर है। वो चाहते हैं कि नेपाल में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी के अलावा ज्यादा स्वायत्ता मिले। मधेसियों ने सीमा पर फिर से नाकेबंदी की धमकी दे दी है। संपूर्ण जनताको सद्भाव, सहयोग, यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन, यो पहिचानको आन्दोलनमा सबैको समर्थन हामीले आशा गरेका छौं र पाउँछौं पनि, र यो जनता कहिले पनि हारेको छैन। प्रदर्शन संविधान संशोधन के अलावा और अधिकारों, समुचित प्रतिनिधित्व और प्रांतीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण जैसी मांगों को लेकर है। मधेसी इस बार नई रणनीति के साथ विरोध कर रहे हैं। सरकार और दूसरे पक्षों का ध्यान खींचने के लिए गठबंधन ने राजधानी काठमांडू पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे पहले नेपाल में बीते सितंबर से फरवरी तक चले 6 महीने के आंदोलन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सीमा पर नाकेबंदी की वजह से देश में जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार एसडी मुनी साहब। एसडी मुनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न पर। सबसे पहले एक बार समझाने बुझाने के बाद बहुत मुश्किल से मैं कहूँ कि आंदोलन शांत हुआ था, लेकिन जब एक बार फिर से यह बढ़ता दिख रहा है, क्या बड़ी वजह दिख रही है आपको? क्या ऐसा लगता है कि जो भरोसा कायम होना चाहिए था, विश्वास जो आना चाहिए था दोनों पक्षों के बीच में, वो लैग कर रहा है? ठीक कह रहे हैं आप। असली बात यही है कि जो मधेसियों और जनजाति के बीच में एक तरफ और सरकार की तरफ से जो विश्वास होना चाहिए था वो नहीं है। आम भावना नेपाल में ये है कि सरकार इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। उन्होंने उनको बातचीत का निमंत्रण दिया है, लेकिन मधेसियों का मानना है कि जैसा वातावरण, राजनीतिक वातावरण करना चाहिए बातचीत के लिए, वो सरकार करने में असमर्थ रही है। तो सरकार ने वादे किए थे कि 3 महीने के अंदर जो उनका एक मैकेनिज्म बना है उससे बातचीत करके समस्या को निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से कोई विशेष प्रगति इस हालत में नहीं हुई है। और यही वजह है कि मधेसियों ने इस बार केवल अपना ही नहीं बल्कि जनजाति के लोगों को भी साथ लेकर
एक संयुक्त मोर्चा बनाकर इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। तो मुनीर साहब, क्या इस बार ये माना जाए कि जो बदली हुई रणनीति, मैं इसलिए कह रहा हूँ मधेशियों की, क्योंकि इस बार फोकस काठमांडू है और दूसरा जो 22 अलग अलग संगठन के लोगों को शामिल किया है, ये ज़्यादा कारगर और दबाव के लिहाज से ज़्यादा इस वक्त मुश्किल भरा हो सकता है नेपाली सरकार के लिए? नहीं, नेपाली सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश और चेतावनी है कि देखिए, अगर आप जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आपकी व्यवस्था ठीक से काम नहीं करेगी और संविधान को जो मान्यता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। पिछली बार एक ऐसा माहौल बना जिसमें आंदोलन केवल मधेशियों का था। इस बार उन्होंने अपने क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया है और उसमें जनजाति के लोग, महिलाएं, दलित, मुसलमान, इन सबको इकट्ठा करके इस बात की गुहार करने की कोशिश की है कि आप हमारे अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए अगर सरकार समझे तो दबाव ज़्यादा होना चाहिए। ये उनको समझना चाहिए कि जो लोग संतुष्ट नहीं है संविधान से, वो सब के सब एक मंच पर आ रहे हैं। लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर सकती है, ऐसी काठमांडू के अखबारों से स्पष्ट झलक आती है, क्योंकि सरकार ये समझती है कि शायद इस आंदोलन के अंदर जितनी शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है और उनके पास सैन्य बल की वजह से भी और जो मेजॉरिटी है उनकी पार्लियामेंट में उसकी वजह से भी इनकी बातों की अनदेखी वो कर देंगे। इसलिए सरकार बार बार कह रही है कि हम तो जो लोकल इलेक्शंस हैं उनको करेंगे, दिसंबर में करेंगे, उससे पहले कोई भी बात सुनने को वो दिखाई देते नहीं है। जी, और मुनीर साहब, भारत सरकार ने पहले भी साफ किया था और इसके बाद जब दोबारा डेलीगेशंस की चर्चा हुई, सुषमा स्वराज ने भी कहा था कि अंदरूनी मसला है, लेकिन वो नज़र रखे हुए हैं। दूसरा दिन आज है, लेकिन इसके बावजूद जो नेपाल के अलग अलग, मैं कहूँ कि मीडिया सर्कल्स में या फिर कुछ नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वो सीधे ऐसा इशारा करते देख रहे हैं कि एक बार फिर से इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं भारत का रुख या भारत का हाथ है। इस प्रचार को आप कैसे देखते हैं? कितना खतरनाक, और क्या ये कहा जाए कि इस तरह का प्रचार असल में मधेशियों के और जो संगठनों का एक ये बड़ा आंदोलन है, उनके अधिकारों की आवाज़ को दबाने का या फिर उसको डाइवर्ट करने का एक बेहतरीन तरीका बन गया वहाँ? देखिए, ये काठमांडू की सरकारों की आम प्रवृत्ति रही है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिसको वो निपट नहीं सके तो उसका दोष भारत पर डालते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये राजा महेंद्र के समय से जब जनतंत्र का आंदोलन शुरू हुआ था तब भी उन्होंने कहा था भारत भड़काता है, भारत का समर्थन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के आम लोगों की सहानुभूति है इन लोगों के साथ में, क्योंकि इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वो भारत का नाम लगाकर इस आंदोलन की राष्ट्रीयता को चुनौती देकर उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। ये सभी काठमांडू के लोग, सभी नेपाल के लोग जानते हैं कि ये पुरानी तंत्र की प्रवृत्ति है। जो भी राजतंत्र होता है, जो जैसे भी शासक होते हैं, वो इस बात का प्रयास करते हैं। लेकिन आप आम आदमी की आवाज़ को कहाँ तक दबाएंगे? देखिए, जनतंत्र को उन्होंने दबाए रखा, आखिर उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा उसका ये हुआ कि राजतंत्र को जाना पड़ा और वहाँ पर संपूर्ण रिपब्लिकन सिस्टम आना पड़ा। अब उसमें जो फेडरलिज्म है उसकी बात को ये अनदेखी कर रहे हैं। अंततोगत्वा इनको अपने लोगों की बात माननी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल सर, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनका अब तक का रुख रहा है भारत को लेकर या फिर इस आंदोलन को लेकर, कई लोग उससे सशंकित नहीं बल्कि मैं कहूँ कि उनको ऐसा लगता है कि वो इससे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और हाल के कुछ दिनों में जो फैसले वहाँ पर आए चीन की निकटता को लेकर, आपको लगता है कि इसीलिए इस आंदोलन की जो मांगे हैं उन पर विचार करने की शायद जहमत, मैं कहूँ कि जो एक तरीका होना चाहिए सरकार का, वो फिलहाल नज़र नहीं आता और शायद उसके लिए एक लंबा वक्त भी लगे? नहीं, लेकिन सरकार को दबना पड़ेगा। देखिए, आप याद कीजिए, वो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कोई संवैधानिक संशोधन भी लाने को तैयार नहीं थे। ये प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से पता है कि खुद अपने उनका जो समुदाय है, कोएलिएशन है, जो सरकार बनी हुई है गठबंधन की, उसमें माओवादी बार बार एक अभी एग्रीमेंट किया है उन्होंने माओवादियों के साथ में ताकि सरकार टूटे नहीं। उसमें भी ये वादा किया है कि हम मधेश की और जो संवैधानिक प्रश्न अभी सुलझे नहीं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस के लोग साफ कहते हैं कि आपका रवैया संविधान और मधेश के प्रति जो मुद्दे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री अकेले
सोचने से वहाँ की बात होगी नहीं। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए रजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आखिर में जो ओपोजिशन को छोड़ दीजिए और लोगों को छोड़ दीजिए, जो उनके अपने गठबंधन का, जो माओवादियों की वजह से सरकार में अभी वो बैठे हुए हैं, गच्छदर है वहाँ पर, जो थारू लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सब की मांग ये है कि इस प्रश्न को आपको सुलटाना पड़ेगा। इसलिए उसकी अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर ये काम हो नहीं पाएगा और उनको इन बातों को गंभीरता से सोचकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। एसडी मुनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तमिलनाडु की 232 सीटों पर आज वोट डाले गए। राज्य में शाम 5 बजे तक 69% से ज़्यादा वोटिंग हुई। प्रदेश की बाकी 2 सीटों पर 23 मई को वोटिंग होगी। प्रदेश के कुल 3776 उम्मीदवार मैदान में। इन तस्वीरों से पता चलता है कि तमिलनाडु में मतदान को लेकर लोग उत्साह से लबरेज थे। सुबह 7 बजे से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से बारिश के चलते मतदान प्रक्रिया धीमी रही। विकास और भ्रष्टाचार मतदाताओं के लिए बड़े मुद्दे रहे। I definitely feel so. That's the order of the day across the country, and I feel that once corruption can be tackled in a pragmatic way, I think these issues will diminish. मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई तो करुणानिधि ने गोपालपुरम में वोट डाला। डीएम के नेता एमके स्टालिन और कनिमोझी ने दोपहर से पहले ही मतदान कर दिया। मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत भी चेन्नई में वोट डालने पहुंचे। हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। இன்னும் 2 நாட்கள் பொறுத்தால் அனைவருக்கும் மக்களுடைய தீர்ப்பு என்ன என்பது தெரியும். मदुरै, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली और कडलोर समेत नागापट्टनम जिलों में बारिश दोपहर बाद भी जारी रही और इन इलाकों में बिजली कटने से मतदान प्रक्रिया बाधित रही। कुछ इलाकों में मतदाता पहचान पत्र की भी मुश्किलें देखी गईं, लेकिन बड़ी हिंसा नहीं हुई। चुनाव आयोग ने इस बार प्रदेश में बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। राज्य की तंजावुर और अरवा-कुरिची सीट पर 23 मई को मतदान होगा और नतीजे गुरुवार को आएंगे। तमिलनाडु में वैसे तो मुकाबला आमने सामने डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में होता है, लेकिन इस बार तीसरा मोर्चा भी बना है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने अपने लिए अलग से एक छोटा सा कोण बनाया है। वैसी स्थिति में तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों के करीब 13% वोट हैं और वे वोट अगर एक तरफा गए तो उधर का पलड़ा भारी होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन। केरल में सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखा। राज्य में 140 सीटों पर शाम 6 बजे तक 74% से ज़्यादा मतदान की खबर है। राज्य में बीजेपी की आमद के बीच यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। केरल में मतदाता सुबह से ही कतारों में बारी का इंतजार करते नजर आए। क्या महिला, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर कोई अपने हक और अपने मुद्दों पर वोट डालता नजर आया। I think all the different streams of political formations in Kerala, they've highlighted 3. One is corruption and crime, and then also secularism. Maybe the insecurities that people face in society may be the main cause what we think about elections. आम लोगों के जहन में बुनियादी मसलों से लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। दूसरी ओर तमाम सियासी दल हैं जिनकी जुबान पर अपनी अपनी जीत के दावे हैं। मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने यूडीएफ की फिर से सरकार बनने का दावा किया।
This time we will win the election. We will change the general trend. Last 5 years, the people voted for UDF in all the elections. 3 by-elections to the State Assembly and the general election to the Parliament. So this time also they will definitely vote for UDF. दूसरी ओर एलडीएफ नेताओं का दावा है कि राज्य की जनता वाम दलों पर एक बार फिर भरोसा जताएगी। Last phase of the election campaign, this has become more visible and prominent. Many people who belong to the UDF camp, they abandoned their wrong political position and joined with the Left Democratic. राज्य में बीजेपी भी इस बार जनाधार बढ़ाने के साथ ही त्रिकोणीय टक्कर देने की कोशिश कर रही है। My concept is NDA has now become strong to defeat LDF and UDF in Kerala. Now it has become emerged as a people's movement. यूं तो राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधनों की बारी बारी से सरकारें बनती रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की वजह से मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। सबकी निगाहें अब 19 मई के नतीजों पर टिकी हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु से सटे पुदुचेरी में भी आज भारी मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश की सभी 30 सीटों पर 83% से ज्यादा वोट पड़े। बारिश के बावजूद मतदाता बड़ी संख्या में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइनों में लगने लगे और इनमें युवाओं के साथ बुजुर्गों और महिलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। पुदुचेरी में इस बार 344 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 96 निर्दलीय हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनआर कांग्रेस और कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच है। एआईएडीएमके और बीजेपी ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में यहाँ पर अर्धबलों की तैनाती की थी। नतीजों का ऐलान 19 तारीख को होगा। और बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। राजदेव रंजन का परिवार, पत्रकार और विपक्षी दल इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर एलजेपी ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के जंगलराज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि राजदेव के परिजनों को पुलिस जांच में भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। अगर उनको भरोसा नहीं है और वे चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो तो हम लोग इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। इसलिए पटना जोन के आईजी अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ परिजनों से मिले, परिवार के लोगों से मिले। इससे पहले विपक्षी दल बीजेपी और एलजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। एलजेपी ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और उस हालत में सिवाय बिहार में राष्ट्रपति शासन के लागू करने का कोई दूसरा चारा नहीं है। बिहार में 7 मई को आदित्य सचदेव और 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा और एलजेपी के नेता बैजनाथ सिंह समेत कई लोगों की हत्या से राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भले ही बजट सत्र में जीएसटी बिल पास न हो सका हो, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली बिल के पारित कराने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जीएसटी के पक्ष में हैं और इस बारे में उनके सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हुई है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस शासित राज्य भी इसके पक्ष में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन विधेयक में उनकी ओर से दिए गए संशोधनों को सरकार शामिल करे। Every political party, including the Congress party, favors the GST. You see, I have spoken to all chief ministers of all states, including UPA and Congress states. Every chief minister of a Congress state is a strong supporter of the idea. After all, he has his own state interest to protect. लेकिन हमने कुछ अमेंडमेंट्स दी थी उसमें, वो अमेंडमेंट्स अगर पिछले साल ही सरकार ने मान ली होती तो आज तक ये बिल पास
हो गया होता। ये जब हम सरकार में थे तो हमें ने जीएसटी बिल बनाया था। राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक कर रही है और इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात की और समाधान निकालने का भरोसा दिया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इस मसले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा को लेकर राज्यों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार इसका समाधान निकालने में जुट गई है। इस मसले को लेकर सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें राज्यों ने मेडिकल सीट, पाठ्यक्रम और भाषा को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी। इन प्रिंसिपल हम नीट को मानते हैं, लेकिन हमारे को उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, इसलिए समय की आवश्यकता है। इस तरह की बातचीत कही गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी सभी बातें सुनी हैं और उनकी बात को सुनते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने हम इस विषय को रखेंगे। इस साल महाराष्ट्र की जो मेडिकल सीटें हैं वो MSCET से भरी जाए। प्राइवेट का आप जो नीट के द्वारा करना करो, करप्शन तो रुकना चाहिए, इसके पक्ष में हमें। वहीं इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, लेकिन कार्यपालिका के कामकाज में उसका दखल नहीं होना चाहिए। And I think this matter is essentially in the executive domain. We now have a Supreme Court judgment, so we'll have to see how we deal with that particular issue. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए इस साल से देश में एक ही पात्रता प्रवेश परीक्षा कराने का आदेश दिया है, जिसका कई राज्य विरोध कर रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना में भीषण गर्मी से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने आज ये आंकड़े जारी किए। 3 सदस्यीय समिति ने लू से इन मौतों की पुष्टि की है। अकेले नलगोंडा जिले में सबसे अधिक 90 मौतें हुई हैं। इसके बाद महबूबनगर में 44। पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य में लू से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे में राज्य के कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है या फिर तेज हवाएं चल सकती हैं। 17 महीने बाद थोक महंगाई दर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। अप्रैल में ये दर 0.34% रही। महंगाई में बढ़ोतरी और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को जानकार अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं मान रहे। अप्रैल में थोक महंगाई दर में गिरावट का दौर थम गया। मार्च में ये दर -0.85% थी, जो अप्रैल में बढ़कर 0.34% पर आ गई। खाद्य महंगाई दर भी मार्च के 3.73% के मुकाबले 4.23% पर पहुंच गई। खुदरा महंगाई की दर मार्च के 4.83% के मुकाबले अप्रैल में 5.39% पर पहुंच गई। निर्मित वस्तुओं की कीमत में भी 0.71% की बढ़ोतरी हुई। This time calls for a joint efforts from the government as well as the monetary policy makers to come together and to make a policy to reduce the burden on the consumer as well as on the producers as well. मार्च में औद्योगिक उत्पादन भी गिरकर 0.1% पर पहुंच गया। इसकी वजह विनिर्माण और खनन क्षेत्र का खराब प्रदर्शन रहा। इस दौरान पूंजीगत सामानों के उत्पादन में भी तेज गिरावट देखी गई। रादर उसका उल्टा हो रहा है कि कई सारे सेक्टर्स में जिनमें कि लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर में निश्चित तौर से जो है इंडस्ट्री वरीड है। मौसम विभाग ने इस साल देरी से मानसून आने की आशंका जताई है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरों में कटौती के कम विकल्प होंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक नाव हादसे में 18 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। अब तक 17 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक नाव में क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे। नाव बर्दवान से कालना घाट से नदिया जिले के शांतिपुर गांव जा रहे थे। राहत और बचाव का काम प्रशासन की सुस्ती से नाराज लोगों ने शांतिपुर और कालना घाट पर कई नौकाओं को आग के हवाले कर दिया। यह हादसा शनिवार रात को हुआ था। शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायकी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले गुलाम सादिक खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन पर कई हस्तियों ने दुख जताया है। मशहूर गायक उस्ताद गुलाम सादिक खान को नम आंखों के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन में उन्हें आखिरी विदाई देने
बड़ी तादाद में लोग जुटे। बड़ा बेटा होने के नाते घराने की और वालिद साहब की लेगेसी को कायम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जो मैं कोशिश कर रहा हूं, और उनके जीते जी वो मुझसे खुश भी थे कि उनकी विरासत को मैंने कोशिश की है दुनिया भर में आगे बढ़ाने की। रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखने वाले गुलाम सादिक खान ने 9 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखा। ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन गायकी में उन्हें महारत हासिल थी। एक कलाकार के नाते उन्होंने पूरे देश विदेश में कार्यक्रम दिए, लोगों का दिल जीता, और ऐसा ट्रेडिशनल गाना, उनकी घरानेदार गायकी जो है बहुत दुर्लभ गायकी, मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह से सुनाई नहीं देती है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा भी दी। उन्हें 2005 में पद्मश्री से नवाजा गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।